हाय स्टूडेंट्स वंस अगेन एंड आज हम अपना पार्ट 3 ऑफ पेपर एनालिसिस करेंगे जो हमारा जून का जो पेपर हुआ था उसके बारे में। इससे पहले अगर आप पहली बार मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट आपको बहुत सारा मटेरियल पढ़ने का और समझने का और PYQs हम करवाते रहें और आपके साथ मिलकर आपका जो भी एग्ज़ाम है उसको हम क्रैक करवाते रहें, राइट? तो चलो एक क्वेश्चन और आया था। Stage of cognitive development when the child is capable of reversal of thought process, able to conserve, still dependent on how things look for decision making, becomes less egocentric, understands number is called with stage. कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि संज्ञानात्मक विकास की वह अवस्था जब बालक अपने चिंतन प्रक्रिया को व्यक्तुक्रमित करने में सक्षम होता है, संरक्षण करने में सक्षम होता है, तो भी वह निर्णय लेने के लिए अपेक्षित चीज़ों पर आश्रित रहता है। वह अपेक्षाकृत कम आत्म केंद्रित हो जाता है और उसमें संख्याओं का बोध प्रोद्भूत होता है। उसको क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसको कहा जाता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, स्टेजेस ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आती है जहाँ पर उसको नंबर्स का पता चलता है, ईगोसेंट्रिज्म उसमें कम हो जाता है, ये मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगी, है ना। और लेकिन वो जो है कंजर्वेशन ऑफ नंबर्स आ जाता है, लेकिन वो फिर भी डिपेंडेंट होता है दूसरों पे अपने कुछ डिसीजंस के लिए। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गेनिंग अवेयरनेस, अरेंजिंग द स्टेजेस ऑफ स्टेप फैमिली करियर लाइफ बाय पेपर पट्रिशिया इन सीक्वेंस। पेपर पट्रिशिया के अनुसार सौतेला कुटुंब यानी कि स्टेप फैमिली में अगर कोई बच्चा आता है, मतलब अगर किसी बच्चे को अडॉप्ट किया जाता है या मे बी स्टेप फैमिली में वो जाता है, तो उसको उसकी जो स्टेजेस होती हैं वो कैसे होती है। तो मैंने बच्चों इसको ढूंढा पेपर पट्रिशिया को, तो पेपर पट्रिशिया तो कोई नहीं मिली, मुझे एक पेपर नाउ पट्रिशिया मिली जिन्होंने स्टेप फैमिली में काफ़ी रिसर्च आर्टिकल्स डाले हुए थे। तो इनके स्टेजेस थे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इनके जो स्टेजेस थे वो उसमें ये सारे स्टेजेस अलग से नहीं मिल रहे थे, एक दो स्टेजेस मिल रहे थे, बट ये जैसे असिमिलेशन वाला स्टेज था उसमें, लेकिन ये जो इन्होंने ABCDE जो डाला है वो मुझे नहीं मिला। अगर किसी को मिलेगा तो प्लीज़ आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे आ सकते हो और मुझे बता सकते हो। ठीक है, किसी को भी लिंक चाहिए होगा तो अब मैं अपना नंबर भी डालने वाली हूँ बहुत जल्दी, तो यू कैन ऑलवेज व्हाट्सएप ऑन दैट नंबर टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू और व्हाट आई एम गोइंग टू मेक यू लर्न। ठीक है, तो ये बोला था पेपर पट्रिशिया, मतलब पेपर नाउ पट्रिशिया के अनुसार सौतेले कुटुंब जीवन वृत्ति सोपान की अवस्थाओं को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर देखो, आप हम आंसर से चलेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि दो आंसर्स हैं जिसमें रेजोल्यूशन सबसे लास्ट में आ रहा है। ठीक है, रेजोल्यूशन सबसे लास्ट में आ रहा है यानी कि C। तो मुझे B और मतलब सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में मुझे कुछ सिमिलैरिटी लग रही थी, BADEC और ABDEC जो कि एक जैसा लगा। तो मुझे ये तो समझ में आया कि इनमें से आंसर होगा। तो अगर हम पहले B वाला देखें तो उसमें बोला गया है कि सबसे पहले एक नया अडल्ट जो होता है जिसको स्टेप मॉम या स्टेप फादर या स्टेप फैमिली में जाना होता है, या एक बच्चा अडॉप्ट होके जाता है, यहाँ पर इन्होंने अडल्ट की बात करी है, या अडल्ट को हम ये कह सकते हैं कि बच्चे को कोई अडल्ट मिलता है ना। तो सबसे पहले उसको असिमिलेट करना ज़रूरी होता है, फिर उसके बारे में हम अवेयरनेस गेन करते हैं, राइट? उसके बारे में अवेयरनेस गेन करते हैं, उसके बाद हम उसके हिसाब से अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, अडेप्टेशंस लाते हैं। ओके, एंड देन
वी इस्टैब्लिश इंटिमेसी इन स्टेप रिलेशनशिप, सौतेली संबंध में आत्मीयता स्थापित करते हैं, और सबसे लास्ट में हमारा एक रेजोल्यूशन हो जाता है, ठीक है, यानी कि एक संकल्प ले लेते हैं कि हम साथ में रहेंगे मेरे हिसाब से। तो यहाँ पर या तो गेनिंग अवेयरनेस होगा और फिर होगा असिमिलेटिंग द न्यू अडल्ट, या फिर क्या होगा, असिमिलेटिंग द न्यू अडल्ट और उसके बाद जो है गेनिंग अवेयरनेस होगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी है, बट आई सजेस्ट यहाँ पर जो फोर्थ वाला दिख रहा है ना आपको ऑप्शन, कि सबसे पहले हम अवेयरनेस गेन करते हैं, फिर अडल्ट को असिमिलेट करते हैं, उसके बाद हम जो है चेंजेस और अडेप्टेशंस करते हैं, चेंजेस और अडेप्टेशंस करने के बाद हम इंटीमेसी डेवलप करते हैं, एंड सबसे लास्ट में रेजोल्यूशन। तो मुझे जो लगता है फोर्थ वाला होगा। बाकी अगर आंसर की आती है या अगर आपको किसी को पता होगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर से करिएगा, आई वुड लव टू लर्न फ्रॉम यू ऑल, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पर देखो इन्होंने क्लोथिंग एंड अपैरल मैन्युफैक्चरिंग में बताया है क्या चीज़ कहाँ पर यूज़ होती है। तो बोनिंग एक हड्डी की तरह से नाम लगा मुझे, बोनिंग बोन से आता है, तो बोनिंग का मुझे ये समझ में आ गया कि क्या होना चाहिए यहाँ पर, बोनिंग होना चाहिए स्टिफ प्लास्टिक, ठीक है, स्टिफ प्लास्टिक जो कि एक हड्डी की तरह एकदम स्टिफ हो, ठीक है। चलो इसको साइड में कर लेते हैं। फिर आया क्रिनोलिन्स। क्रिनोलिन्स पता है क्या होते हैं, आपने देखा होगा अब तो लहंगे वगैरह या फिर जो ड्रेसेस होती हैं उसके नीचे खूब सारा अंदर में जो है कपड़ा लगा होता है, एकदम हार्ड वाला कपड़ा लगा होता है, ताकि स्टिफ सा पेटीकोट बन सके, ताकि स्टिफ सा पेटीकोट बन सके, मतलब अंदर का जो नीचे का जो कपड़ा है वो स्टिफ हो सके, ठीक है। तो क्रिनोलिन्स अगर आप कभी इमेज सर्च करोगे क्रिनोलिन्स डाल के गूगल में, तो आपको पता है क्या दिखेगा, पहले ज़माने में क्या किया जाता था, हो सकता है अभी भी यूज़ किया जाता हो, स्टिफनिंग करने के लिए नीचे का आपका लहंगा या स्कर्ट या आपकी ड्रेस में फुलाव रहे, ठीक है, अगर वो उसमें वो फुलाव रहता हो तो उसमें करने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं, लकड़ियों को यूज़ करते, जैसे बैम्बू की जो लकड़ियाँ होती है ना, पतली पतली संटियाँ फंटियाँ जिसको कहते हैं, उसको बना उससे मिला के और नीचे का हिस्सा बनाया जाता था, ताकि वो जो एक फुलाव देने वाला जो काम होता है ना वो दे सके, ठीक है। तो क्रिनोलिन्स का मतलब क्या हुआ, रोज ऑफ नेटिंग टू क्रिएट अ स्टिफ पेटीकोट। तो आज के ज़माने में तो वो बैम्बू की लकड़ियाँ नहीं यूज़ होती हैं, तो क्या होता है स्टिफ सा कपड़ा, नेट जैसा कपड़े को अंदर लगाया जाता है, ठीक है। उसको क्या बोला जाता है, उसका नाम मैं भूल रही हूँ, अंदर जो लगाते हैं उसका एक नाम है वो जो कि मैं भूल रही हूँ इस समय, लेकिन वो नेट जैसा ही दिखता है, राइट। तो वो होता है आपका क्रिनोलिन्स। सेलिसिया पता है क्या होता है, एक ट्विल वोवन क्लॉथ जो कि कॉटन से बना होता है, और यूजुअली उसको आपकी जो पॉकेट्स होती है ना, कई बार आपने देखा होगा जो अंदर की जो पॉकेट होती है उसमें सफ़ेद रंग का कपड़ा लगा होता है, जो कि जिसको हम सिलेसिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइलेसिया, ठीक है। और हुप्स क्या होगा, आपने कभी हुला हुप से खेला होगा, जो गोल गोल रिंग होती है, हुला हुप्स क्या हुआ, लार्ज रिंग्स स्यून टू द लोएस्ट पार्ट्स ऑफ द स्कर्ट। स्कर्ट के सबसे नीचे में क्या किया जाता था, निचले भाग में बड़े बड़े रिंग्स लगा दिए जाते थे, जिससे वो फैली हुई एक लुक दे सके, फैला हुआ एक लुक दे सके, ओके। तो यहाँ पर बोनिंग का होगा ऑप्शन 3, ठीक है, क्रिनोलिन्स का होगा ऑप्शन 4, सिलिसिया का होगा ऑप्शन 1 और हुप्स का होगा ऑप्शन 2, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर कौन सा सही है, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन
इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस ऊपर नीचे हैं, क्वेश्चंस आपको सारे दिख जाएंगे सारे पार्ट्स में। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस फाइंडिंग्स विथ कंसेप्चुअल और थियोरेटिकल वैल्यूज इज नोन एज। संकल्पनात्मक या सैद्धांतिक मूल्यों के साथ परिणाम प्रदान करने की अभिक्षमता को क्या कहा जाता है? सेंसिटिविटी नहीं होती है। सेंसिटिविटी क्या हुआ कि मान लो आपको टेम्परेचर देखना है और आपने कोई एक्सपेरिमेंट लगाया हुआ है और उसमें आपको किसी ह्यूमन बॉडी या किसी भी उसका टेम्परेचर देखना है और आप देखते हो कि आपका जो थर्मोमीटर है वो टेम्परेचर रिकॉर्ड कर लेता है, बहुत सही टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है, तो द थर्मोमीटर इज सेंसिटिव टू रिकॉर्डिंग द टेम्परेचर। तो मेरे ख्याल से सेंसिटिविटी ये होती है। रिलायबिलिटी क्या हुई कि कितना वो रिलायबल है, ठीक है। वैलिडिटी मतलब क्या हुआ, कितना वो वैलिड है। तो कोई भी चीज़ जब वो कॉन्सेप्चुअल और थियोरेटिकल वैल्यूज़ के साथ फाइंडिंग्स प्रोड्यूस करता है तो हम उसको वैलिड बोलते हैं। तो यहाँ पर वैलिडिटी शुड बी दी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू विच रिगार्ड्स टू प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। अब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है? बेसिकली कैश ट्रांसफ़र मिलता है प्रेग्नेंट फीमेल्स को और लैक्टेटिंग मदर्स को, ठीक है। और ये क्या होता है, 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। पहली प्रेगनेंसी में कुछ 6,000 मिलते हैं और दूसरी प्रेगनेंसी में अगर लड़की होती है तो 6,000 फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने पूछा है इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही हैं। 5 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, 4 स्टेटमेंट्स सही हैं। पहला स्टेटमेंट है, इसमें गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली जननी को सशर्त नकद अंतरण का प्रावधान है, ठीक है। कंडीशनल क्लास कैश ट्रांसफर टू प्रेग्नेंट विमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स। तो ए सही है, राइट। ए इज द राइट आंसर। ए को हम मार्क कर लेंगे। कंडीशनल कैश ट्रांसफर इज लिमिटेड टू ओनली फर्स्ट लाइव बर्थ, ये गलत है। दूसरे का भी है, ठीक है, तो बी नहीं होगा। तीसरे क्या है कि 5,000 ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड 1,000 टू बी प्रोवाइडेड आफ्टर डिलीवरी, ये भी सही है। पेमेंट ऑफ कैश इज मेड इन 3 इंस्टॉलमेंट्स, 3 इंस्टॉलमेंट्स ही दिया जाता है, विच इज़ राइट, ठीक है। एंड प्रोवाइडिंग सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन टू प्रेग्नेंट विमेन एज टेक होम राशन। सो गर्भवती महिलाओं को घर ले जाने वाले राशन को में पूरक पोषाहार भी दिया जाता है, वो भी सही है। तो क्या हो गया, ए सी डी ई, यानी कि थर्ड वाला जो है ऑप्शन वो सही है, ए सी डी और ई। आगे बढ़ जाते हैं। मैच द लिस्ट विद लिस्ट 2, लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। अब बोला गया यहाँ पर टेक्सटाइल प्रोसेसिंग में ये पूछा गया है डी साइजिंग में, स्कारिंग में, ब्लीचिंग में, फिनिशिंग में जो चीज़ें यूज़ होती हैं, जो एंजाइम्स यूज़ होती है बेसिकली, वो कौन सा बेस का एंजाइम होता है। अब यहाँ पर मुझे ये पता था कि जो ब्लीचिंग होती है, जिसमें हम ब्लीच करते हैं, घर पे भी करते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी करते हैं, तो जो ब्लीचिंग होती है ना वो कैटलेज बेस्ड होती है, ठीक है, कैटलेज बेस्ड होती है। और डी साइजिंग जो होती है, डी साइजिंग क्या किया जाता है, जो कपड़े में जब हम स्टार्च लगाते हैं तो स्टार्च को हटाने के लिए उसमें एंजाइम यूज़ किया जाता है। कौन सी एंजाइम यूज़ किया जाता है, अमाइलेज बेस्ड। स्टार्च को हटाने के लिए अमाइलेज एंजाइम को यूज़ किया जाता है। तो डी साइजिंग का मतलब ए का हो गया 3, ए का हो गया 3, ठीक है, और सी का हो गया आपका 2, सी का हो गया 2। तो यहाँ पर देखो ए का 3 और सी का 2, यहाँ पर सॉरी ए का 3 और सी का हो गया ब्लीचिंग के लिए कैटलेज एंजाइम। ए का 3, सी का 2, यहाँ पर ऑप्शन में ए का 3, हाँ सी का 2 है ना, ऑप्शन नंबर 2, ए का 3, सी का 2। अच्छा, अब आपने पढ़ा होगा स्कारिंग हम किस में करते हैं, ऊन में करते हैं। जनरली ऊन को धोया जाता है, ठीक है, और क्योंकि प्रोटीन, ऊन क्या है, केराटिन है, वुल इज केराटिन, तो वहाँ पर प्रोटीएजेस केराटिन के साथ ग्रीस होती है जिसको हम हटाते हैं, तो लाइपेज और पेक्टिनेज का इस्तेमाल करते हैं,
ठीक है, तो बी का हो जाएगा फोर्थ। और जो फिनिशिंग होती है, जो फिनिशिंग हम करते हैं, एक ग्लेजी लुक डालते हैं हम कपड़े में, वो हमेशा सेलुलेज बेस्ड इंजाइम होती है। तो डी का 1 हो जाता है। ऑप्शन 2 यहाँ पर सही है। ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। दीज आर दी टेक्सटाइल प्रोसेसिंग enzymes which are used, and you will remember this and you will write this down. ठीक है, next question, match the following। इस बार what I saw that थोड़ा अपना काम हल्का करने के लिए इन्होंने हर चीज़ का मतलब करके डाल दिया, which is very good। वो बस ये जानना चाहते हैं कि हमें आता है कि नहीं, तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। 3-4 अभी तक आ चुके हैं और आगे भी है। प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड, प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड क्या हो गया आपका? प्रोलैप्स्ड अम्बिलिकल कॉर्ड क्या हो जाएगा? जहां पर ए का 4, कॉर्ड प्रिसीड्स द बेबी, यानी कि नाल जन्म गुहिका के माध्यम से शिशु से पूर्व बनता है और शिशु का ऑक्सीजन आपूर्ति का मार्ग बंद हो जाता है। the oxygen supply of the baby is cut off, right? So I think this should be the prolapsed umbilical cord। pre-eclampsia क्या होता है? pre-eclampsia, pre-eclampsia is basically the pregnant woman with high blood pressure। उच्च रक्तचाप वाली गर्भवती स्त्री में उसके पेशाब में प्रोटीन की मात्रा बढ़कर आती है, तो उसको हम प्री इक्लैम्सिया कहते हैं। तो यहाँ पर ये तो पूरी तरह से मुझे पता है, तो बी का 3 हो जाता है। सो बी का 3, ए का 4, सी सिफेलोपेल्विक, सिफेलो मीन्स द हेड एंड पेल्विक मीन्स योर ट्रंक। सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, डिस्प्रपोर्शन मतलब रेशो सही नहीं है। तो क्या होगा? अगर बच्चे का सर बड़ा होगा, ठीक है, उसके निचले भाग से, तो क्या होगा? उसको डिलीवरी करने में दिक्कत होगी। तो पहला वाला ऑप्शन, शिशु का सर श्रोणी से बड़ा होता है और तो बच्चे को जन्म गुहिका से बाहर आना असंभव बना देता है, ठीक है। और चौथा क्या है? डी का इरेगुलर पोजीशन, एक ऐसी पोजीशन है जहां पर बच्चा या तो मतलब बच्चा कैसा होता है, उसका जब निकलता है तो उसका सर पहले बाहर निकलता है ना, लेकिन अगर बच्चा ब्रीच बेबी है तो उसके बटक्स, उसके बम्स पहले निकलते हैं। तो ये इरेगुलर पोजीशन हो जाती है। या फिर बच्चा आड़ा तिरछा लेटा हुआ पेट के अंदर, तो उसमें क्या होगा कि ये हो जाएगा इरेगुलर पोजीशन। तो ए का 4, बी का 3, राइट, सी का 1 एंड डी का 2, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। Arrange the following phases of microbial growth according to the number of microorganisms। इसमें phase of negative acceleration, ऋणात्मक त्वरण की अवस्था, चरघातंकी अवस्था, लैग फेज, एक्सेलरेटेड डेथ फेज यानी कि त्वरित अंत्यावस्था, एंड डेथ फेज विच इज अंत्यावस्था। तो क्या ऑप्शन होना चाहिए? सबसे पहले क्या आता है, यहाँ पर देखोगे आप 2 जगह पे सी आया है पहले, है ना, तो हमें ये पता है 1 या 3 में से ऑप्शन है, ये ट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले 1 या 3 में से ऑप्शन है, तो सबसे पहले सी। तो लैग फेज सबसे पहले आ रहा है। लैग फेज के बाद आता है एक्सपोनेंशियल फेज, जिसको हम और क्या बोलते हैं? लॉग फेज। तो सी के बाद आया बी, बी के बाद आता है नेगेटिव एक्सेलरेशन फेज, उसके बाद आता है एक्सेलरेटेड डेथ फेज, और सबसे लास्ट में आता है डेथ फेज। तो ऑप्शंस क्या है? सी, बी, ए, डी, ई, यानी कि नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अदर टर्म्स फॉर इंटरलाइनिंग, अदर टर्म्स फॉर इंटरलाइनिंग, अंतरा पंक्ति, इंटरलाइनिंग के लिए प्रयुक्त अन्य पद कौन से होते हैं? बैकिंग, बैटिंग, बास्टिंग, पॉलीफिल या नीडल पंच। यहाँ पर इंटरलाइनिंग में मेरे हिसाब से ए, बी और सी जो है वो सही आंसर है। फिर आता है एरिक एरिक्सन्स
टाइम टेबल ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस को हमें सीक्वेंस में लगाना है। यहाँ पर बहुत सारे सीक्वेंस और आपने पढ़े हैं, 8 स्टेजेस होते हैं। आई एम श्योर आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, हम शुरू करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट से ही, ठीक है। तो सबसे पहले आता है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम, फिर आता है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, फिर आता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, फिर आता है जेनरेटिविटी वर्सेस सेल्फ अब्जॉर्प्शन, एंड सबसे लास्ट में आता है इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, ठीक है। तो CBDAE यानी कि जो ऑप्शन 1 है दैट इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट। अगर बच्चों आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत पढ़ाई वाला जो बच्चा है बस वही आएगा हमारे इस चैनल पे, ठीक है। इन ऑर्डर टू अवॉइड वेरियस मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स इन प्रोलॉन्ग सिटिंग वन कैन यूज द फॉलोइंग ऑप्शंस। बड़ा ट्रिकी सा ये क्वेश्चन लगा मुझे, ठीक है। मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि आपने क्या लिखा है इसका आंसर। एक जगह लिखा है नियमित अंतराल पर जल ग्रहण करें, दूसरा बोला है डिज़ाइन स्टैंडिंग वर्क स्टेशंस, तीसरा है पोस्चर चेंज किया जाए, चौथा है रेगुलर ब्रेक्स एंड फिजिकल स्ट्रेचिंग, और पांचवा है काम ही छोड़ दो। तो यहाँ पर देखो, काम तो आप नहीं छोड़ सकते, आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हो और आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो लाख प्रॉब्लम हो रही होगी, आप नौकरी तो नहीं छोड़ने वाले, ठीक है। तो ई ऑप्शन तो हम हटा देते हैं, तो हमारे पास 1 और 2 बच जाता है जिसमें ACD और BCD है। अब ACD में बोला है कि भाई पानी पीते रहो, लेकिन पानी पीते रहने से क्या ज़रूरी नहीं है कि आपको यूरिन आए ही आए, है ना। हो सकता है लंबे इंटरवल के बाद यूरिन आए। तो आई डोंट थिंक ड्रिंकिंग वाटर एट रेगुलर इंटरवल्स इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर होना चाहिए B, C और D। सबसे पहले डिज़ाइन स्टैंडिंग वर्क स्टेशन। और आपने, अगर आप कोरियन सीरियल्स देखते हो, के ड्रामा देखते हो, तो आपने देखा होगा कि उनके वर्क स्टेशंस ना ऐसे होते हैं कि बीच बीच में वो खड़े भी हो जाते हैं और बैठ भी जाते हैं। तो हम डिज़ाइन कर सकते हैं स्टैंडिंग वर्क स्टेशंस, लेकिन स्टैंडिंग वर्क स्टेशंस, देखो ये भी बात है कि अगर आप स्टैंडिंग वर्क स्टेशंस पे बहुत लंबा खड़े रहोगे, खाली बैठोगे नहीं, तब फिर तो आप थक जाओगे और उससे भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरा है चेंजिंग पोस्चर्स, ये तो है ही है, और रेगुलर ब्रेक्स एंड फिजिकल स्ट्रेचिंग, ये तो है ही है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ACD या BCD में। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो BCD होना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि ACD है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। प्रोलॉन्ग सिटिंग का ज़रूर से बताइएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 1 टैक्स इज इक्वल टू 9 डिनायर्स, इसमें कोई वही नहीं है। 1 टैक्स इज इक्वल टू 9 डिनायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन वॉज फर्स्ट कॉइन्ड बाय नोरा क्वेब्रल। इट वॉज कॉइन्ड बाय नोरा क्वेब्रल, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेटिंग द चाइल्ड विथ स्पेशल नीड्स फुल टाइम इन अ जनरल स्कूल प्रोग्राम इज कॉल्ड। अगर हम किसी बच्चे को जिसको स्पेशल एजुकेशन चाहिए है, एक फुल टाइम में एक जनरल स्कूल प्रोग्राम में देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंक्लूजन यानी कि समावेशन कहते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, है और भी क्वेश्चन है, आई एम सॉरी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज रेड रिबन अवेयरनेस। किस चीज़ की अवेयरनेस थी, ये बच्चा जानता है कि ये HIV एड्स की अवेयरनेस होती है, जो रेड रिबन हम लोग, और किस दिन होता है, 1 दिसंबर इज इंटरनेशनल एड्स अवेयरनेस डे, राइट। तो ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पर आ जाओ, अरे हैं क्वेश्चंस भाई, अभी और क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर आ जाओ, पिक्टोरियल चार्ट, अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप बता ही सकते हो। स्ट्रिप्टीज चार्ट आपको पता है क्या होता है। चलो पहले पिक्टोरियल से शुरू करते हैं। पिक्चर बनी हुई हो, ठीक है, तो ए का हो जाएगा 3 की तस्वीरें एवं लिखित सामग्री धारण किया हो, तो उसको चित्रात्मक चार्ट या पिक्टोरियल चार्ट बोलते हैं। फ्लो चार्ट क्या हो जाता है आपका जब हम कोई स्टोरी बताते हैं और
एक के बाद एक हम एरोज या श्रृंखलाओं के रूप एक सीरीज ऑफ प्रोसेस बताते हैं भाई। दूध को फाड़ा, फाड़ने के बाद उसमें से पनीर अलग किया, उसके बाद पानी अलग किया, तो हम एरोज बताते हैं, तो उसको हम फ्लो चार्ट टाइप का बना देते हैं। तो वो हो गया बी का 1। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट शोज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, सी का 4 हो गया। और स्ट्रिप टीज चार्ट क्या होता है, जिसमें हम बच्चों को दिखाते हैं ना ऊपर कि अगर आप दांत ब्रश करोगे, रोज़ दांत ब्रश करोगे, तो आपने फिर ऊपर से वेलक्रो लगा हुआ या हो सकता है मैग्नेट लगा हुआ, ऊपर से कुछ पिक्चर होता है जिसमें बच्चा ब्रश कर रहा है उसको, या वेलक्रो हटाया तो अंदर क्या बना हुआ है कि आपके दांत जो है वो मोतियों जैसे चिमके गए। तो ये हो गया आपका स्ट्रिपटीज चार्ट। तो यहाँ पर भाई ऑप्शंस बता देते कौन सा वाला सही है। पिक्टोरियल का क्या था, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2, यानी कि ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिसेस इज यूजफुल इन असेसमेंट ऑफ वेस्टिंग इन चिल्ड्रन। अगर आप मुझे सुनते आ रहे हो तो यू विल ऑलवेज रिमेंबर दैट वेस्टिंग इज लो वेट फॉर हाइट, WFH। वर्क फ्रॉम होम, ऐसे मैंने याद किया था, वर्क फ्रॉम होम इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, सो वेस्टिंग इज बेसिकली लो वेट फॉर हाइट। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, 4th ऑप्शन, ठीक है। जब 5 साल से कम के लिए वेस्टिंग अगर देखना होता है स्पेशली, तो हम लो वेट फॉर हाइट या लो वेट फॉर लेंथ देखते हैं, ठीक है, ये पता चलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ये सही है। ग्रुप अप्रोचेज इन कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन कैन बी डन थ्रू, अभी और है, ग्रुप अप्रोचेज इन कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन कैसे किया जाता है, ग्रुप अप्रोचेस कैसे किया जाता है, डेमोन्स्ट्रेशन से किया जाता है, फील्ड टूर से किया जाता है, ट्रेनिंग द लीडर्स से किया जाता है, और डिस्कशंस मीटिंग से किया जाता है। पर्सनल विजिट से हम ग्रुप कैसे करेंगे ना, तो यहाँ पर A, B, C और E सही आंसर होगा, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसको मैं छोड़ देती हूँ आपके लिए कि आप कमेंट करिए ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। क्या है ये, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज। ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज आर, मतलब कि जो मानवतादी अस्तित्वात्मक चिकित्सा, ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपीज आर, कौन सी होती हैं ये, इनके बारे में पूछा गया है कि इन 4 में से 3 होती हैं, ठीक है। तो इनमें से पूछा गया है कि कौन कौन सी होती हैं, 5 में से 3 बोला गया है, जेस्टाल्ट, मल्टीमोडल, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, पर्सनल सेंटर्ड थेरेपी या फैमिली सिस्टम थ्योरी। तो आपको जो है आपका ये होमवर्क है, आप कमेंट करोगे और मुझे बताओगे, और नेक्स्ट क्लास में हम इसका आंसर आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये हाँ, यहाँ पर हमारा आज का क्वेश्चन एंड आंसर राउंड खत्म होता है। PYQs जून 2024 जो कि पेपर कैंसिल हो गया था उसका सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। अगले सेशन में फिर मिलेंगे कल या परसों में। तब तक के लिए आपका ये काम है कि आप पढ़ते रहें, क्वेश्चंस निकालते रहें, और मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा यूट्यूब चैनल पे, ताकि हम आपको अपने व्हाट्सएप पे ऐड कर सकें, ठीक है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस PYQ session. Take care, keep safe and keep learning. Bye.